ज्ञान गति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो जीवन के लक्षण बताए गए हैं, सिम्टम्स ऑफ लाइफ, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वो जीवन के लक्षण जो यह बताते हैं कि व्यक्ति जीवित है या मृत है, कैसे उसका भेद पता किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा अपन पहले समझा देते हैं आपको कि हर जीव के अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, कोई भी जीव उसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उसे मृत जीव जंतु प्राणी इंसान से अलग कर देते हैं। ऐसे लक्षण जो मृत जो जीव जंतु है उनसे अलग कर देते हैं। तथा यह भी कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर कुछ लक्षण या गुण विशेष धारण करने वाले ही जीवित होते हैं। जो विशेष गुण धारण करते हैं, अपनाते हैं, वही जीवित कहलाते हैं, और जो बचे हुए वो मृत कहलाते हैं। इस संदर्भ में मनुष्य के अंदर बहुत सारे लक्षण हैं जीवन के, जो हम चर्चा करेंगे कि जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति का जीवन है, और इन्हीं लक्षणों के ऊपर हम इसका मापन कर सकते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। परंतु ये आगे की बात है, सबसे पहले हमें उसके लक्षणों को जानना होगा, उसके बाद में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज है जो जीवित प्राणी है, जो जीवन है, उसका पहला लक्षण है आपके अंदर चयापचय की क्रिया होनी बहुत जरूरी, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। चयापचय किसको कहते हैं? कि शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के समूह को चयापचय कहते हैं। शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही है उसको सामूहिक रूप से चयापचय कहते हैं। और चयापचय को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बोले तो अपचय। इसमें बताया गया है कि इस प्रथम चरण में जीवन चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है। जीवन चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें भोजन एवं श्वसन प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन, भोजन और श्वसन क्रिया के द्वारा पदार्थों का उत्पादन तथा उस ऊर्जा को शरीर के लिए उपलब्ध कराने से संबंधित सभी रासायनिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं। इसमें अपचय, कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? जो मेटाबॉलिज्म है उसका दूसरा भाग है एनाबॉलिज्म, उपचय। हिंदी नाम है इसका उपचय। इस प्रक्रिया में अपचय प्रक्रिया के द्वारा, देखिए, जो कैटाबॉलिज्म के द्वारा जो ऊर्जा उपलब्ध करवाएगी उसका अगला काम कौन करता है? एनाबॉलिज्म, उपचय। इस प्रक्रिया में अपचय क्रिया के द्वारा उपलब्ध करवाई गई ऊर्जा को उपयोग शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न रसायनों के उत्पादन में किया जाता है। जो ऊर्जा स्टोर की गई थी उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए इन रसायनों का उत्पादन किया जाता है। जो रसायन शरीर की क्रिया विधि में सहायक होते हैं उन रसायनों का उत्पादन किया जाता है, और इन्हीं रसायनों के द्वारा शरीर के विभिन्न अवयवों का निर्माण किया जाता है। जो जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल्स बनते हैं उन केमिकल्स के द्वारा बॉडी के इंटरनल और आउटरनल जो ऑर्गन है उन अंगों का ही निर्माण होता है। भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, श्वसन, रासायनिक स्राव तथा उत्सर्जन, ये सभी चयापचय क्रिया के उदाहरण हैं। चयापचय दोनों क्रियाओं के उदाहरण आपको बता दें। जैसे भोजन करना है, श्वसन है, पाचन है, रासायनिक के जो केमिकल सिक्रेशन होते हैं, ये सभी चीजें चयापचय की प्रक्रिया में सम्मिलित है। अगला है
हमारा मेटाबॉलिज्म में जो पहला लक्षण था कंप्लीट हो गया। अगला है एक्साइटिविटी, उत्तेजनकता। उत्तेजना होती है, ये भी एक जीवन का लक्षण बताया गया है। इस गुण के अंतर्गत शरीर अपने आसपास के वातावरण में होने वाली किसी भी परिवर्तन का अनुभव कर सकता है। देखिए, जो भी व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वहां आम बात है अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और आप जिस प्रकृति में रह रहे हैं उसमें भी परिवर्तन होता है, और परिवर्तन का अनुभव भी कौन करता है? व्यक्ति करता है। जो जीवित प्राणी है वो उसका अनुभव करता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों तथा प्रकाश, दबाव, शोर तथा रासायनिक तत्वों के उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप शरीर में आवश्यक परिवर्तन करके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं, रात है तो दिन होता है, दिन है तो रात, तो इसको अपन प्रकाश के साथ में जोड़ सकते हैं। दबाव, प्रेशर, शोर, चारों तरफ जो शोर मचा हुआ रहता है, तथा रासायनिक तत्वों के उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप ये जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस जो होते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, उन स्टिमुलस के कारण व्यक्ति अपने शरीर में आवश्यक परिवर्तन करके अपने शरीर की सुरक्षा करता है। व्यक्ति अकेला नहीं, उसमें जानवर भी शामिल है, क्योंकि जीवन उनका भी है। सर्दी मनुष्य को लगती है, सर्दी जानवर को भी लगती है। तो जैसे ही मान लो वातावरण में परिवर्तन आया तो उसमें क्या होगा कि मनुष्य है वो रजाई, गर्म कपड़े, जो ऊनी वस्त्र है वो धारण करेगा, और जो गाय, भैंस है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर, उनको एक बाड़े के अंदर रखा जाता है जो पैक हो, चारों से बंद हो, जिसमें ठंडी हवा नहीं लगे। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे ही वातावरण में या प्रकृति में परिवर्तन होता है, व्यक्ति को उसका अनुभव होता है। अनुभव होने के पश्चात व्यक्ति अपनी सुरक्षा अपने शरीर के अंदर परिवर्तन करके अपने शरीर की सुरक्षा करता है। तो ये था हमारा एक्साइटेबिलिटी। अगला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से देखे गए तो प्रवाहकता का नियम इसको कहते हैं। इस विशेषता के द्वारा जो प्रवाहकता होती है, प्रवाहकता की विशेषता के द्वारा शरीर के एक हिस्से में स्थित कोशिका के द्वारा शरीर के एक हिस्से में स्थित कोशिका के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं तथा उद्दीपनों की जानकारी दूसरे हिस्से तक पहुंचाई जाती है। मान लीजिए कि आपके हाथ पे कांटा चुभा, तो उसका जो आपको सूचना मिली, जो उसका आपने स्टिमुलस किया उस दर्द का, या मान लो आप किसी गर्म वस्तु पर अपना हाथ रख देते हैं तो आपको गर्म उद्दीपन का अनुभव हुआ, तो ये एक साइड का हिस्सा था शरीर का, वहां पर आपको इस चीज का अनुभव हुआ, परंतु इन्हीं सूचनाओं और उद्दीपनों की जानकारी को दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। दूसरा हिस्सा अगर हाथ में लगा है तो दूसरा हिस्सा हो जाएगा हमारा ब्रेन, दूसरे हिस्से तक पहुंचाई जाती है। यह कार्य विशेष रूप से विकसित एवं विशेष संरचना वाली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। विशेष कार्य और विशेष संरचना वाली जो कोशिकाएं होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, उनके द्वारा ही प्रवाहकता का कार्य निष्पादन संपादित किया जाता है। यह हमारा हो गया कंडक्टिविटी। अगला है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, संकुचनशीलता। कॉन्ट्रैक्टिलिटी
कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो होती है इस संकुचनशीलता की विशेषता के कारण ही शरीर की एक कोशिका या उसका कुछ अंश, एक कोशिका या उसका भी अंश विभिन्न कोशिकाओं के समूह विशेष सक्रिय रूप से ऐसे कार्यबल को उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी वजह से भिन्न उद्दीपनों के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंग आवश्यकता अनुसार गति करते हैं। देखिए एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं कि एक कोशिका या उसका कुछ अंश कोशिकाओं के समूह विशेष सक्रिय रूप से ऐसे कार्यबल को उत्पन्न करते हैं। कोशिकाओं का जो समूह होता है वो सक्रिय होकर के ऐसे जो कार्यबल है उसको उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से भिन्न प्रकार के आपको स्टिमुलस उद्दीपन इनके फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंग आवश्यकता अनुसार गति करते हैं। हाथ पे हिलना, बोलना, पलक झपकना, जो भी हमारे शरीर में जीवित अवस्था में जो कार्य होते हैं वो इन कोशिकाओं के समूह द्वारा ही करवाए जाते हैं। इनको इस समूह के अंदर एक विशेष प्रकार का कार्यबल उत्पन्न होता है किससे? संकुचनशीलता की विशेषता के कारण, कॉन्ट्रेक्टिलिटी के कारण। शरीर की पेशियों में यह गुण सर्वाधिक प्रबल होता है। जो शरीर के अंदर मांसपेशियां बताई गई है उन मांसपेशियों में यह नियम प्रबल होता है, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि जो मांसपेशियों का नियम है वो केवल और केवल उनका सिकुड़ना ही होता है। मांसपेशियां हमेशा केवल सिकुड़ती है। मांसपेशी अपने आप सिकुड़ती है लेकिन फैलती ऑपोजिट। जैसे हथेली है, आप इस हथेली को आप जैसे ही मुट्ठी बंद करोगे तो क्या होगा? जो अंदर की हथेली की जो मांसपेशी है ये तो सिकुड़ जाएगी। तो ये जैसे ही संकुचन कॉन्टेक्ट होगी तो इसके जो विपरीत जो हथेली के ऊपरी भाग पर जो मांसपेशी ये खींच जाएगी। इस प्रकार से जो मांसपेशियों का नियम है वो संकुचनशीलता की विशेषता पर आधारित है और इन्हीं संकुचनशीलता के कारण हमारा शरीर मोमेंट करता है, हलन चलन करता है। अगर ये नियम नहीं होता तो जिस मांसपेशी को आपने खींच दिया एक बार वो वहीं रह जाएगी, वापस नहीं आएगी। परंतु संकुचनशीलता का नियम होने के कारण जो मांसपेशी फैली थी वो अपने आप धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगी और इसी कारण हमारा जीवन चल रहा है। अगला है ग्रोथ। जीवन का मुख्य लक्ष्य ग्रोथ, जिसको हिंदी में अपन वृद्धि बोलते हैं। देखिए आकार में बढ़ोतरी होने को ही वृद्धि कहा जाता है। जो शरीर है, जो जीवित प्राणी है, उसके शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है उसी को अपन बढ़ोतरी होने, आकृति में बढ़ोतरी होना ही क्या है? वृद्धि कहलाता है। यह कार्य दो प्रकार से हो सकता है वृद्धि। पहला है कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के द्वारा अथवा कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के द्वारा। पहला है कोशिका की संख्या में वृद्धि के द्वारा। कोशिका की संख्या जब बढ़ती है तो शरीर में परिवर्तन आता है, आकृति में बढ़ोतरी होती है। दूसरा होता है कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। मनुष्य के शरीर में ये गुण अत्यंत प्रखर होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है उसके अंदर कोशिका वाला इतना ये नियम है वृद्धि वाला इतना प्रखर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक नन्हा शिशु वृद्धि करके प्रौढ़ मानव बन जाता है। इतना प्रखर इसको बताया गया। एक छोटी सी कोशिका जो व्यक्ति को एक नन्हे से बालक रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति बना देती है।
अब है डिफरेंशिएशन, विभेदन, वर्गीकृत विभेदन। वर्गीकृत विभेदन, यह गुण हमारे शरीर में कोशिकाओं के साथ में जुड़ा हुआ है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बताते कैसे संभव नहीं है कि वर्गीकृत विभेदन गुण के द्वारा एक कोशिका, एक साधारण कोशिका कई विशेष कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक साधारण कोशिका विभिन्न विशेष कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है या विभाजित हो जाती है तथा यह विशेष कोशिकाएं संरचना एवं कार्य की दृष्टि से, क्या यह विशेष कोशिकाएं संरचना एवं कार्य की दृष्टि से मूल कोशिका से सर्वथा भिन्न होती है। जो साधारण कोशिका थी वह विशेष कोशिकाओं में विभाजित हो गई, परंतु विभाजन होने के बाद यह कोशिका अपने कार्य और संरचना की दृष्टि से जो उसकी मूल कोशिका जो थी उसे बिल्कुल अलग रहती है, उससे हमेशा भिन्न होती है। इस विभेदन गुण के कारण, इस कोशिका के विभेदन गुण के कारण ही निषेचित अंडे से शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। कैसे होता है? आपको मैंने बताया कि साधारण कोशिका विशेष कोशिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है। एक कोशिका बहुत सारे विशेष कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और संरचना एवं कार्य की दृष्टि से अपनी मूल कोशिका के स्वरूप से सर्वथा भिन्न होती है। और इसी के कारण निषेचित अंडे से शरीर के अंगों का निर्माण होता है। वो जो कोशिकाएं बनी थी विशेष विभाजित होकर के, वो अलग अलग अंगों का निर्माण करती है। अब हमारा जो जीवन का अंतिम लक्षण है वो है रिप्रोडक्शन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रजनन। अब आपको एक मुख्य बात इसमें बताऊं नॉलेज के लिए एक मुख्य बात बताऊं कि अगर व्यक्ति के अंदर प्रजनन क्रिया नहीं होती तो यह संसार एक जगह खत्म हो जाता है, एक ही बात, आगे बढ़ नहीं पाता है संसार। परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी और इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में प्रजनन का लक्षण महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर ये मान लो नहीं हो तो इस सृष्टि का चलना असंभव हो जाता है। और प्रजनन का जो गुण है वह मनुष्य जीवन और जो जानवर दोनों के अंदर इसका महत्व बताया गया है। अब प्रजनन गुण जीवन का एक प्रमुख गुण है। इस प्रक्रिया में नवीन कोशिकाओं का जन्म होता है। जब प्रजनन शुरू होता है, जब प्रजनन प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें क्या होता है? कोशिकाओं का एक नया जन्म होता है। मरम्मत कार्य एवं वंशावली में वृद्धि आती है। जो वंश बढ़ता है, जो पीढ़ियां चलती है, वो इन्हीं प्रजनन के गुण के कारण ही आगे बढ़ती है। मूल रूप से एक पीढ़ी के सारे गुण दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य भी प्रजनन क्रिया के द्वारा होता है। एक पीढ़ी जो हमारे माता पिता हैं, दादाजी दादी जी हैं, उनके जो भी गुण हैं वो अगली पीढ़ी में लेकर के जाने का कार्य भी हमारा जो प्रजनन तंत्र है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आज हम जो साइंस पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि डीएनए, आरएनए, बहुत सारे अपन चीजें पढ़ते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए जो है ये कोशिका के ही भाग हैं। ये जब व्यक्ति का जो निषेचित जो हमने बात की थी इसमें वर्गीकृत विभेदन,
डिफरेंशिएशन के अंदर कि एक निषेचित अंडे से शरीर का निर्माण होता है। तो वो जो निषेचित अंडा है वो हमारे माता पिता और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे चलता है। तो इस प्रकार से ये 7 जो मुख्य लक्षण थे, जो गुण थे जीवन के, उस पे हमने आज चर्चा की। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।